नमस्ते छात्रों। आज हम बात करने वाले हैं WBCHSE क्लास 12 सेमेस्टर 3 ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। ये आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैंने ज्योग्राफी के सभी चैप्टर्स से सबसे इंपॉर्टेंट MCQs लेकर आया हूं। साथ ही साथ मैंने सभी क्वेश्चंस पर चर्चा भी किया है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का मुख्य प्रमाण क्या है? सही उत्तर है जीवाश्मों का वितरण। देखो दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि दुनिया के सारे महाद्वीप एक समय में एक ही भूभाग थे, जिसे उन्होंने पैंगिया कहा। उनके पास इस बात को साबित करने के लिए कई सबूत थे, लेकिन सबसे खास था जीवाश्मों का वितरण। उन्हें अलग अलग महाद्वीपों पर एक ही तरह के पौधों और जानवरों के फॉसिल मिले, जैसे कि भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में। ये इस बात का पक्का सबूत था कि ये सारे महाद्वीप कभी एक साथ जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2। हिमानी द्वारा निर्मित अपरदन संबंधी स्थलाकृति का एक उदाहरण है। सही उत्तर है यू आकार की घाटी। हिमानी यानी ग्लेशियर जब एक घाटी से होकर गुजरता है तो वो अपने साथ मिट्टी और पत्थरों को घिसता हुआ चलता है, जिससे घाटी का आकार अंग्रेजी के अक्षर V से U में बदल जाता है। इसे अपरदन संबंधी स्थलाकृति इरोजनल लैंडफॉर्म कहते हैं, क्योंकि ये बर्फ के कटाव से बनती है। क्वेश्चन नंबर 3। भूमिगत जल द्वारा निर्मित गुफाओं की छत से लटकने वाले चूना पत्थर के स्तंभों को क्या कहते हैं? सही उत्तर है स्टैलेक्टाइट। जब गुफा की छत से पानी टपकता है, जिसमें चूना पत्थर घुला होता है, तो पानी के सूखने पर चूना पत्थर वहीं जम जाता है और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता हुआ एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं। इसे ऐसे याद रखो कि स्टैलेक्टाइट में टी है, जैसे चटी से छत। क्वेश्चन नंबर 4। वायुमंडल में संघनन की प्रक्रिया से क्या बनता है? सही उत्तर है ओस, कोहरा और बादल। वायुमंडल में जब जलवाष्प वाटर वेपर ठंडा होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों या बर्फ के टुकड़ों में बदल जाती है, तो इस प्रोसेस को संघनन कॉन्डेंसेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस से ओस, कोहरा और बादल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। महासागरीय तल का सबसे गहरा भाग कौन सा है? सही उत्तर है महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त ओशियानिक ट्रेंच समुद्र तल का सबसे गहरा और संकरा हिस्सा होता है। ये अक्सर वहां बनते हैं जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं। क्वेश्चन नंबर 6। समुद्री जल की लवणता को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? सही उत्तर है तापमान और वर्षा। समुद्र के पानी की लवणता सैलिनिटी पर सबसे ज्यादा असर तापमान और वर्षा का होता है। जहां तापमान ज्यादा होता है वहां इवैपोरेशन भी ज्यादा होता है, जिससे पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक वहीं रह जाता है, जिससे लवणता बढ़ जाती है। इसके उलट जहां ज्यादा बारिश होती है वहां पानी में नमक घुल जाता है और लवणता कम हो जाता है और लवणता कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है? सही उत्तर है उत्पादक योजक चिन्ह ग्रेटर दैन प्राथमिक उपभोक्ता, योजक चिन्ह ग्रेटर दैन द्वितीयक उपभोक्ता। किसी भी फूड चेन में एनर्जी का फ्लो हमेशा एक ही दिशा में होता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स जैसे पेड़ पौधे होते हैं, जो सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। फिर उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स शाकाहारी जानवर खाते हैं और उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर्स मांसाहारी खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी हमें यह बताता है कि एक वर्ग किलोमीटर जगह में कितने लोग रहते हैं। यह हमें उस क्षेत्र के पॉपुलेटेड होने का अनुमान देता है। क्वेश्चन नंबर 9। प्रवास माइग्रेशन का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? सही उत्तर है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय कारण। लोग अक्सर एक जगह से दूसरी जगह नौकरी, पढ़ाई, बेहतर जीवन स्तर के लिए आर्थिक और सामाजिक कारण, युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता से बचने के लिए राजनीतिक कारण, या बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए पर्यावरणीय कारण माइग्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आयु लिंग पिरामिड किस चीज को दर्शाता है? सही उत्तर है किसी क्षेत्र की जनसंख्या में लिंग और आयु संरचना। आयुलिंग पिरामिड एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जो हमें किसी भी जगह की आबादी की उम्र और जेंडर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। इससे पता चलता है कि उस जगह में कितने बच्चे हैं, कितने यंग लोग हैं और कितने बूढ़े लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में जनसंख्या का वितरण किस कारक से प्रभावित होता है? सही उत्तर है जलवायु और स्थलाकृति। भारत में लोग अक्सर उन जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां का मौसम अच्छा हो और जमीन उपजाऊ हो, जैसे कि मैदानी इलाके और तटीय क्षेत्र। इसलिए जलवायु, क्लाइमेट और स्थलाकृति टोपोग्राफी जनसंख्या के वितरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है भूजल स्तर को बढ़ाना। बारिश के पानी को जमा करने और उसे जमीन में डालने की प्रोसेस को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसका मुख्य एम भूजल स्तर ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाना और पानी की कमी को दूर करना है। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? सही उत्तर है एल्यूमीनियम।
बॉक्साइट एल्यूमीनियम का मुख्य अयस्क कोर है। इसे प्रोसेस करके ही एल्यूमीनियम धातु निकाली जाती है, जिसका इस्तेमाल हवाई जहाज, बर्तन और बिजली के तारों जैसी चीजें बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 14। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। सही उत्तर है सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज वे होते हैं जो रिन्यूएबल होते हैं और जिनसे प्रदूषण नहीं होता, जैसे सूरज की रोशनी, हवा और पानी। सौर ऊर्जा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में 1960 के दशक में शुरू हुई थी। इसका मुख्य एम बेहतर किस्म के बीज और मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स, खासकर गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाना था। क्वेश्चन नंबर 16। संचार का एक प्रकार क्या है? सही उत्तर है इंटरनेट। संचार कम्युनिकेशन का मतलब है जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। परिवहन के साधन लोगों और सामान को ले जाते हैं, जबकि इंटरनेट एक कम्युनिकेशन मीडियम है जिससे हम पूरी दुनिया में जानकारी भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट किस भू आकृति प्रक्रिया के परिणाम हैं? सही उत्तर है भूमिगत जल का काम। ये दोनों फॉर्मेशंस केव्स में अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा ही होते हैं। स्टैलेक्टाइट छत से नीचे की तरफ और स्टैलेग्माइट फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 18। जनसंख्या वृद्धि को मापने के लिए किस कारक का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है जन्म दर और मृत्यु दर। जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए बर्थ रेट, जन्म लेने वाले लोगों की संख्या, और डेथ रेट, मरने वाले लोगों की संख्या, दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा होती है तो जनसंख्या बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? सही उत्तर है दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन भारत में डेयरी सेक्टर से जुड़ी थी। इसका मकसद दूध उत्पादन को बढ़ाना और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाना था। क्वेश्चन नंबर 20। खाद्य जाल फूड वेब क्या है? सही उत्तर है कई परस्पर जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाएं। फूड वेब कई फूड चेन्स का एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है। ये दिखाता है कि एक इकोसिस्टम में अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर खाने के लिए कैसे डिपेंड करते हैं। बच्चों, एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस और आंसर्स की PDF फाइल चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां से इस चैप्टर के MCQs और उनके आंसर्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद वहां से PDF जरूर ले लीजिएगा, ओके? अब चलिए हम अपने MCQs को आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। वेगनर के अनुसार किस बल के कारण महाद्वीपों का विस्थापन हुआ? सही उत्तर है ज्वारीय बल। वेगनर ने कहा था कि सूरज और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पैदा हुए ज्वारीय बल टाइडल फोर्स ने महाद्वीपों को एक दूसरे से दूर किया। हालांकि बाद में ये थियरी गलत साबित हुई और प्लेट टेक्टोनिक्स को सही कारण माना गया। क्वेश्चन नंबर 22। हिमनद द्वारा निर्मित मोराइन किस प्रकार की स्थलाकृति है? सही उत्तर है निक्षेपण संबंधी। मोराइन मुरेन ग्लेशियर द्वारा लाई गई चट्टानों, मिट्टी और मलबे के जमा होने से बनती है। इसे निक्षेपण संबंधी स्थलाकृति डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कहते हैं, क्योंकि ये मटेरियल के जमा होने से बनती है, न कि कटाव से। क्वेश्चन नंबर 23। गुफा स्तंभ केव पिलर कैसे बनता है? सही उत्तर है स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट के मिलने से। जब एक स्टैलेक्टाइट छत से लटकने वाला और एक स्टैलेग्माइट फर्श से ऊपर बढ़ने वाला आपस में मिल जाते हैं तो वे एक पिलर या स्तंभ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। वायुमंडल में ओस ड्यू का निर्माण कब होता है? सही उत्तर है जब हवा का तापमान ओसांक से नीचे गिरता है। ओसांक वो तापमान है जिस पर हवा में मौजूद जलवाष्प पानी की बूंदों में बदल जाता है। जब रात में हवा का टेम्परेचर ओसांक से नीचे चला जाता है तो घास और पत्तियों पर ओस जम जाती है। क्वेश्चन नंबर 25। महासागरों में औसत लवणता कितनी होती है? सही उत्तर है 35%। पूरी दुनिया के महासागरों में एवरेज सैलिनिटी 35 पार्ट्स पर 1000 होती है, जिसे 3.5% भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि 1000 ग्राम पानी में लगभग 35 ग्राम नमक होता है। क्वेश्चन नंबर 26। एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक डिकम्पोजर्स की क्या भूमिका है? सही उत्तर है वे कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। डिकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया और फंगी मरे हुए पौधों और जानवरों को डिकम्पोज करके उनके न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में मिला देते हैं, जिससे नए पौधों को बढ़ने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27। आंतरिक प्रवास इंटरनल माइग्रेशन का क्या अर्थ है? सही उत्तर है एक ही देश के भीतर लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आंतरिक प्रवास में लोग देश की सीमा के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक सिटी से दूसरे सिटी में। क्वेश्चन नंबर 28। फसलों का कैलेंडर क्रॉप कैलेंडर क्या दर्शाता है? सही उत्तर है फसल उगाने और कटाई के लिए पूरे वर्ष का क्रम।
क्रॉप कैलेंडर एक गाइड है जो किसानों को बताता है कि किस फसल को कब बोना और कब काटना है। ये पूरे साल का प्लान होता है जिससे खेती अच्छे से मैनेज हो सके। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में किस खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? सही उत्तर है अभ्रक, मिका। भारत दुनिया में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में होता है क्योंकि ये गर्मी और बिजली का अच्छा इंसुलेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? सही उत्तर है मछली उत्पादन। नीली क्रांति का एम भारत में फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना था ताकि मछुआरों की आय बढ़े और देश की फूड सिक्योरिटी भी मजबूत हो। क्वेश्चन नंबर 31, एक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम क्या है? सही उत्तर है एक जैविक समुदाय और उसके अजैविक पर्यावरण का एकीकरण। इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैविक घटक जैसे पौधे और जानवर और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स अजैविक घटक जैसे सॉइल, हवा और पानी दोनों शामिल होते हैं। ये सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग का क्या अर्थ है? सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान पर मिट्टी और चट्टान का नीचे आना। मास वेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चट्टानें, मिट्टी और मलबा ढलान पर नीचे की तरफ खिसक जाते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 33, जनसंख्या की आयु संरचना, एज कॉम्पोजिशन का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है क्योंकि यह किसी देश की संभावित कार्यशील जनसंख्या को दर्शाता है। एज कॉम्पोजिशन का अध्ययन करके हमें पता चलता है कि किसी देश में कितने यंग लोग हैं, कितने काम करने वाले हैं और कितने बूढ़े लोग हैं। ये जानकारी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल पॉलिसीज बनाने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 34, फसल रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का क्या उद्देश्य है? सही उत्तर है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। क्रॉप रोटेशन में किसान एक ही खेत में अलग अलग फसलें बारी बारी से उगाते हैं। इससे मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती है क्योंकि हर फसल मिट्टी से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेती है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का उदाहरण है? सही उत्तर है परमाणु ऊर्जा। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे हैं और जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इस लिस्ट में परमाणु ऊर्जा भी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 36, जनसंचार प्रणाली, मास कम्युनिकेशन सिस्टम्स का एक उदाहरण क्या है? सही उत्तर है रेडियो प्रसारण। जनसंचार का मतलब है एक साथ बहुत सारे लोगों तक जानकारी पहुंचाना। रेडियो प्रसारण इसका एक अच्छा उदाहरण है क्योंकि एक ही ब्रॉडकास्ट लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, अपशिष्ट प्रबंधन, वाटरशेड मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है? सही उत्तर है पानी और भूमि संसाधनों का उचित प्रबंधन। अपशिष्ट प्रबंधन, वाटरशेड मैनेजमेंट में पानी और भूमि संसाधनों को इस तरह से मैनेज किया जाता है ताकि वे लॉन्ग टर्म तक बने रहें। इसमें वनस्पति को बढ़ाना, मिट्टी के कटाव को रोकना और पानी को कंजर्व करना सब कुछ शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 38, एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? सही उत्तर है केवल शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता वे जानवर होते हैं जो सीधे पौधों को खाते हैं। इन्हें शाकाहारी, हर्बिवोर्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, नदी द्वारा निर्मित अपर्दन संबंधी स्थलाकृति का एक उदाहरण है? सही उत्तर है गोखुर झील। जब कोई नदी मियांडर करती है तो समय के साथ कटाव और जमाव के कारण उसका घुमावदार हिस्सा मेन रिवर चैनल से अलग होकर एक झील बना लेता है जिसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, महासागरीय जल के तापमान और घनत्व में क्या संबंध है? सही उत्तर है तापमान बढ़ने पर घनत्व घटता है। पानी गर्म होने पर फैलता है जिससे उसका वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी, घनत्व कम हो जाती है। वहीं पानी ठंडा होने पर सिकुड़ता है और उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। उम्मीद है कि आपको ये सभी MCQs और भी गहराई से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।